कहानी की शुरुआत विशालकाय इंसानों की तरह दिखने वाले राक्षसों से हुई जो इंसानों के इलाकों में घुस आए थे और बेरहमी से उन लोगों को मारकर खाने लगे। सैनिकों ने इन्हें मारने की कोशिश की पर इसका खास असर नहीं हुआ क्योंकि उन विशालकाय राक्षसों की बॉडी कुछ ही समय में रिकवर हो जाती थी और उन्हें मारना लगभग नामुमकिन था, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित विशाल होल में जाने लगते हैं। इन्हीं में से एक लड़का एरेन भी था जो अपनी गर्लफ्रेंड मिकासा को बचाकर भाग रहा था, मगर एक औरत भीड़ के बीच फंस गई थी। एरेन उस औरत को तो बचा लेता है पर उसका बच्चा वहीं रह जाता है। इसीलिए मिकासा उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पास चली गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन इसी बीच भीड़ एरेन को धक्का देते हुए हॉल के अंदर पहुंचा देती है और देखते ही देखते हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरेन पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन अंदर मौजूद लोग उसे रोक देते हैं। उधर मिकासा उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक टाइटन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एरेन सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मिकासा भी डरी हुई उसे निहार रही थी पर एरेन कुछ कर नहीं सका। दरअसल सैकड़ों साल पहले एक वायरस की वजह से टाइटन वजूद में आए थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। जिंदा रहने के लिए लोगों ने अपने चारों ओर आसमान छूती विशाल दीवारें खड़ी कर ली थीं और उन्हीं के पीछे छिप कर रहने लगे। इन दीवारों के भीतर उन्हें सुरक्षा तो मिल गई लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा खौफ के साए में गुजरने लगी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण के सहारे लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और देखते ही देखते 100 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि नई पीढ़ी टाइटन्स के अस्तित्व तक को भूलने लगी थी। टाइटन्स की कहानियां अब सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों तक सीमित रह गई थीं, जिनका इस्तेमाल बच्चों को डराने के लिए किया जाता था। दीवारों के बाहर की दुनिया अब एक रहस्य बन चुकी थी। सरकार ने लोगों को दीवारों के करीब जाने तक की इजाजत नहीं दी थी। उनका मानना था कि बाहर सिर्फ मौत मौजूद है, इसलिए लोग उसी सीमित दुनिया को अपनी तकदीर मान चुके थे। इन विशाल दीवारों के भीतर बसी दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे बाहरी इलाके में गरीब किसान रहते थे जो खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। दूसरा इलाका औद्योगिक क्षेत्र था जहां फैक्ट्रियां और उत्पादन केंद्र मौजूद थे, जबकि सबसे अंदरूनी क्षेत्र में अमीर और प्रभावशाली लोग रहते थे जो पूरे शहर पर राज करते थे। किसी भी आम इंसान को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं थी। इसी बाहरी इलाके में एरेन नाम का एक होनहार लड़का रहता था, लेकिन एरेन बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे दीवारों के पीछे कैद होकर जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून था। वह उस दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था जो इन दीवारों के बाहर मौजूद थी। एरेन को हमेशा शक रहता था कि शायद लोग टाइटन्स से ज्यादा अपने डर के कैदी बन चुके हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ अपने सपनों की बातें किया करता था। उसका सबसे करीबी दोस्त भी उसकी तरह बेहद समझदार था, लेकिन इस दुनिया में सपने देखना भी किसी जुर्म से कम नहीं था। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई आम इंसान आगे बढ़े या कुछ नया करने की कोशिश करे। मिकासा और एरेन एक दूसरे की बेहद परवाह करते थे। जहां एरेन दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहता था, वहीं मिकासा सिर्फ उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन जब एरेन का दोस्त उससे मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उधर एरेन को दीवार के पास मौजूद एक जगह बेहद पसंद थी। वहाँ से वह बाहर की दुनिया की झलक महसूस कर सकता था। बाकी लोग डर की वजह से वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन एरेन के लिए वह जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी दौरान एरेन एक बड़ा फैसला करता है। वह हर हाल में दीवार के पार जाना चाहता था और वह अपने दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। दीवार के पास सेना के जवान हर वक्त पहरा देते रहते थे, फिर भी तीनों दोस्त चोरी छिपे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। हालांकि सेना का कमांडर साउडा एरेन को अच्छी तरह जानता था। वह एरेन की बुद्धिमानी और उसके जज्बे की कद्र करता था। इसी वजह से वह उन्हें सजा देने के बजाय समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगती है। सबकी नजरें दीवार की तरफ उठती हैं। एरेन और उसके दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दीवार के ऊपर एक ऐसा राक्षस खड़ा था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वह एक विशालकाय टाइटन था, इतना बड़ा कि उसका सिर दीवार से भी ऊपर दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर धधकती आग से घिरा हुआ था। ऐसे टाइटन्स को जायंट कहा जाता था। पहली बार इंसानों के सामने इतना भयावह टाइटन आया था। अगले ही पल वह अपनी विशाल टांगों से दीवार पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके हर वार के साथ पूरी दीवार कांप उठती है। लोग डर और दहशत से चीखने लगते हैं। चारों तरफ आग और तबाही फैल जाती है। सेना का कमांडर तुरंत हमला करने का आदेश देता है, लेकिन एक सैनिक उसे रोक देता है। वह कहता है, सरकार ने इन विस्फोटकों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जायंट टाइटन दीवार में एक विशाल छेद कर चुका था और फिर अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कुछ पल के
लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अगले ही पल उस विशाल छेद से अनगिनत टाइटन्स शहर के अंदर घुसने लगते हैं। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनसे कई गुना बड़े और ताकतवर थे। उनके चेहरों पर मौजूद डरावनी मुस्कान किसी भी इंसान की रूह कंपा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वे इंसानों को अपना अगला शिकार समझ रहे हों। सेना उन पर बमों से हमला करती है। कुछ टाइटन्स घायल भी हो जाते हैं, मगर उनके शरीर अपने आप ठीक होने लगते हैं। अब टाइटन्स चारों तरफ फैल चुके थे। उनके सामने इंसान चींटियों से भी छोटे दिखाई दे रहे थे और टाइटन्स उन्हें खिलौनों की तरह कुचल रहे थे। कोई उनके पैरों तले मर रहा था तो कोई उनके हाथों में फंसकर उनका शिकार बन रहा था। पूरे शहर में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। कुछ सैनिक इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे टाइटन्स का शिकार बनने के बजाय खुद अपनी जान ले लेते हैं और आखिरकार सभी लोगों को सिर्फ एक जगह सुरक्षित नजर आती है, शहर का विशाल हॉल। हर कोई बिना किसी की परवाह किए उसी हॉल की तरफ भागने लगता है। एरेन और मिकासा भी अपनी जान बचाने के लिए वहीं पहुंचते हैं, पर मिकासा एक बच्चे को बचाने की वजह से टाइटन का शिकार बन जाती है और एरेन कुछ नहीं कर पाया। किसी तरह एरेन उस हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि बहुत सारे टाइटन्स ने पूरे हॉल को घेर लिया है। अंदर मौजूद हजारों लोग अब एक जाल में फंस चुके थे और तभी टाइटन्स हॉल की छत तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंदर मौजूद लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ मौत खड़ी थी। लोगों का खून सड़कों पर नदियों की तरह बह रहा था। उस भयावह हादसे के बाद एरेन के दिल में टाइटन्स के लिए सिर्फ नफरत और इंतकाम बचा था। समय बीतता है और कहानी हमें 2 साल आगे ले जाती है। अब घटनाएं शहर के दूसरे हिस्से यानी इंडस्ट्रियल एरिया में फैल रही थीं। यह इलाका फिलहाल सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ की दीवारें अभी तक सलामत थीं। पहले हमले से बचे हुए लोग भी अब यहीं रह रहे थे। उधर बाहरी इलाके पर अब भी टाइटन्स का कब्जा था। जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों की कमी की वजह से लोगों को खाने तक के लाले पड़ चुके थे। भूख और बीमारी से रोज सैकड़ों लोग मर रहे थे। अब इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, टाइटन्स का सामना करना। अगर उन्हें अपनी दुनिया वापस चाहिए थी तो उन्हें मौत से लड़ना होगा। इसी मकसद से एक विशेष सैन्य दल तैयार किया गया। 2 साल तक जवानों को बेहद कठिन ट्रेनिंग दी गई। एरेन और उसका दोस्त भी इस दल का हिस्सा बन चुके थे। एरेन आज भी खुद को मिकासा की मौत का जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था कि अगर उस दिन वह और बहादुर होता तो शायद मिकासा जिंदा होती। इसी दर्द ने उसके अंदर बदले की आग और भी भड़का दी थी। इस मिशन की कमान कमांडर कुबाल के हाथों में थी। योजना बेहद खतरनाक थी। उन्हें रात के अंधेरे में उस विशाल छेद तक पहुंचना था जहां से टाइटन्स दीवार तोड़कर शहर में घुसे थे। प्लान यह था कि दीवार के ऊपरी हिस्से में जोरदार विस्फोट किया जाए। विस्फोट के बाद टूटे हुए पत्थर नीचे गिरेंगे और उसी मलबे से वह छेद बंद हो जाएगा। अगर यह योजना सफल हो जाती तो टाइटन्स का शहर में प्रवेश हमेशा के लिए रुक सकता था। मिशन शुरू होने से पहले सेना के वैज्ञानिक नए हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। ये ऐसे विशेष उपकरण थे जिनकी मदद से सैनिक हवा में उड़कर टाइटन्स के शरीर पर हमला कर सकते थे। अब तक उन्हें यह पता चल चुका था कि टाइटन्स को मारने का एकमात्र तरीका उनकी गर्दन के पीछे वार करना है। अगर वहाँ चोट पहुँच जाए तो टाइटन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। रात होते ही पूरी टीम मिशन पर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है, मानो अंधेरे में कोई रहस्य उनका इंतजार कर रहा हो। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह सिर्फ जानवरों की आवाज है, लेकिन तभी एक महिला सैनिक को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई मासूम मुसीबत में फंसा हुआ है। वह उसकी मदद करने आगे बढ़ती है। एरेन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई इंसानी बच्चा नहीं था। वह एक टाइटन का बच्चा था, एक छोटा मगर खौफनाक राक्षस। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही गिर पड़ता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज जाती हैं और अगले ही पल आसपास मौजूद सभी टाइटन्स जाग उठते हैं। वे सीधे उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम टाइटन्स से घिर जाती है और उनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब कमांडर कुबाल अपने बख्तरबंद वाहनों के साथ वहाँ से भाग जाता है। वह अपने सैनिकों को मौत के बीच छोड़कर खुद सुरक्षित निकल गया था। इसी अफरा तफरी में एरेन का दोस्त एक टाइटन के हाथों पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी एक बहादुर सैनिक समय रहते उसे बचा लेता है। फिर भी हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। हर तरफ टाइटन्स ही टाइटन्स थे। बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक रहस्यमयी योद्धा मैदान में उतरता है। उसका नाम था शिकिशिमा, टाइटन्स का सबसे खतरनाक शिकारी। वह अकेले ही कई टाइटन्स को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन उसके साथ खड़ी एक शख्सियत को देखकर एरेन की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं मिकासा थी, जो जिंदा थी, जिसे एरेन 2 साल से मरा समझ रहा था। मिकासा और शिकिशिमा मिलकर टाइटन्स पर टूट पड़ते हैं। उनके आधुनिक हथियार टाइटन्स को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। कुछ ही देर में युद्ध का पलड़ा इंसानों की तरफ झुकने लगता है। टाइटन्स को मारने के बाद पूरी टीम उस
विशाल छेद की तरफ बढ़ती है। लेकिन एरेन को एक बात बेहद अजीब लगती है। मिकासा उसे देखकर भी कोई खुशी नहीं दिखा रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। दरअसल उस हादसे के बाद मिकासा पूरी तरह बदल चुकी थी। जब वह टाइटन के पेट में फंसी थी तब शिकिशिमा ने उसकी जान बचाई थी। उसी ने उसे टाइटन से लड़ना सिखाया था। अब उसके जीवन का सिर्फ एक मकसद था, बदला लेना। रास्ते में शिकिशिमा एरेन को एक अहम बात बताता है। टाइटन्स को हराने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, हिम्मत भी चाहिए। हमारा असली दुश्मन टाइटन्स नहीं है, हमारा असली दुश्मन हमारा डर है। डर इंसान को भागना सिखाता है, लड़ना नहीं। उसी समय कमांडर कुबाल फिर वापस आता है। वह बताता है कि मिशन के लिए रखे गए विस्फोटक अपने गुप्त ठिकाने से गायब हो चुके हैं। उसे शक था कि उनके बीच कोई चोर मौजूद है। अब पूरा मिशन खतरे में पड़ चुका था, फिर भी वे हार नहीं मानते। सैनिक तोपों को तैयार करने लगते हैं, लेकिन तोपों की आवाज सुनकर टाइटन्स फिर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक 2 सैनिक टाइटन्स का शिकार बन जाते हैं। हर कोई घबरा जाता है, लेकिन कमांडर कुबाल को अब भी सिर्फ विस्फोटकों की चिंता थी। और तभी एक चोर विस्फोटकों से भरे ट्रक को लेकर भाग निकलता है। उसी दौरान एक महिला सैनिक, जिसके पति को टाइटन्स ने निगल लिया था, गुस्से से पागल हो जाती है। वह उस ट्रक को रोक लेती है, लेकिन उसे बचाने के बजाय आग लगा देती है और फिर सीधे टाइटन्स के झुंड में घुसा देती है। एक भयानक विस्फोट होता है। आग का विशाल गोला आसमान तक उठ जाता है, लेकिन जब धुआं छटता है तो टाइटन्स अब भी जिंदा खड़े होते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और कमांडर कुबाल एक बार फिर अपने सैनिकों को छोड़कर भाग जाता है। अब हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी एरेन को शिकिशिमा की बातें याद आती हैं। डर को हराओ, टाइटन्स को नहीं। उसके अंदर फिर से जुनून जाग उठता है। वह अकेला ही टाइटन्स पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक कई टाइटन्स को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में वह अपना एक पैर गंवा बैठता है। उधर उसका दोस्त फिर एक टाइटन के हाथों पकड़ लिया जाता है। एरेन की हालत बेहद खराब थी। वह घायल था, टूटा हुआ था और खुद को नाकाम समझ रहा था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाता है और आखिरी बार छलांग मारता है। समय रहते वह अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने एक हाथ से चुकानी पड़ती है और फिर एक विशाल टाइटन उसे अपने मुंह में दबोच लेता है। कुछ ही पलों में एरेन टाइटन के पेट के अंदर पहुंच जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा है। बाहर खड़ी मिकासा यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। गुस्से और दर्द में वह सीधे टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। उसके उड़ने वाले उपकरण का गियर टूट जाता है और अगले ही पल मिकासा जमीन पर गिर पड़ती है। अब उसके सामने मौत खड़ी थी और बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरी दुनिया बदल देगा। अचानक उस टाइटन के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। वह दर्द से तड़पने लगता है, मानो उसके पेट के अंदर कोई जबरदस्त हलचल मची हो। अगले ही पल टाइटन का पूरा चेहरा फट जाता है और उसके अंदर से एक और विशालकाय दानव बाहर निकल आता है, जैसे किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ हो। चारों तरफ धूल और मलबा उड़ने लगता है। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब धुआं छंटता है तो सबकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं, क्योंकि वह विशालकाय दानव कोई और नहीं बल्कि एरेन था। वही एरेन जिसे सभी मरा हुआ समझ रहे थे। अब वह खुद एक टाइटन में बदल चुका था और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह दूसरे टाइटन्स पर हमला कर रहा था। वह एक एक करके सभी टाइटन्स को बेरहमी से खत्म करने लगता है। पूरा मैदान उसके गुस्से और ताकत का गवाह बन जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी ताकत कम होने लगती है। वह भी बाकी टाइटन्स की तरह कमजोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ मौजूद अनुभवी कमांडर अचानक चिल्लाता है, उसकी गर्दन के पीछे वार करो। किसी को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन मिकासा बिना देर किए उसकी बात मान लेती है। वह एरेन टाइटन की गर्दन के पीछे हमला करती है और अगले ही पल उस टाइटन के शरीर से एरेन बाहर निकल आता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एरेन का एक हाथ और एक पैर कट चुका था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके कटे हुए अंग दोबारा उग आए थे। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सिर्फ एक इंसान था जो जरा भी हैरान नहीं हुआ, और वह था शिकिशिमा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो उसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है। एरेन के पिता एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक दिन वे एरेन को एक रहस्यमयी सीरम इंजेक्ट कर रहे थे। वहीं पर वही कमांडर साउडा भी मौजूद था। एरेन की माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह डर चुकी थी, लेकिन एरेन के पिता कहते हैं एक दिन यही बच्चा इंसानियत को बचाएगा। यह सीरम उसे एक खास मकसद के लिए दिया जा रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कमांडर एरेन को लेकर छिप जाता है। सरकारी अधिकारी वहाँ पहुँच चुके थे। उनके साथ कुबाल भी मौजूद था। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि एरेन के पिता गुप्त प्रयोग कर रहे हैं और सरकार ने आम लोगों को किसी भी तरह के शोध और आविष्कार करने से मना किया हुआ था। इसी आरोप में एरेन के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी प्रयोगशाला को आग लगा दी जाती है और उनके सालों के शोध
क्रोध से भरे दस्तावेज भी उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। पर एरेन को कमांडर ने बचा लिया था और अब पता चलता है कि कमांडर एरेन के साथ अच्छे से पेश क्यों आता था। उसे सच्चाई पता थी कि एरेन कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके अंदर वह शक्ति मौजूद है जो शायद इंसानियत को बचा सकती है। उधर जब एरेन होश में आता है तो वह खुद को कैद में पाता है और उसे कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुबाल था। एरेन खुद भी हैरान था कि वह टाइटन में कैसे बदल गया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसका जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है, शायद वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन कुबाल ऐसा नहीं सोचता था, उसके लिए एरेन एक खतरा था। कुबाल का मानना था कि इंसानों को हमेशा दीवारों के पीछे डरकर जीना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने या कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। जब कमांडर एरेन का समर्थन करता है तो कुबाल गुस्से में उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले कमांडर एक बड़ा राज खोल देता है। वह एरेन से कहता है, तुम्हारे माता पिता के असली कातिल कुबाल है। यह सुनते ही एरेन और उसके साथी कुबाल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक और शक्तिशाली टाइटन आ गिरता है। वह सीधे एरेन को पकड़ लेता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। वह एरेन के दोस्त को भी मारने वाला होता है, मगर मिकासा बीच में आ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि वह टाइटन मिकासा की बातें समझता हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ देर बाद वह एरेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस पूरी लड़ाई में कुबाल भी अपनी जान गंवा बैठता है। अब एरेन उनके साथ नहीं था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी एरेन के दोस्त को याद आता है कि उनके पास अब भी एक मिसाइल बची हुई है, शायद उसी की मदद से मिशन पूरा किया जा सकता है। इसलिए पूरी टीम दोबारा बाहरी इलाके की ओर रवाना हो जाती है। उधर एरेन की आंख खुलती है। वह खुद को एक अजीब और विशाल कमरे में पाता है और वहाँ शिकिशिमा भी मौजूद था। अब शिकिशिमा वह सच बताने वाला था जो पूरी दुनिया बदल सकता था। वह कहता है कि टाइटन्स कोई प्राकृतिक जीव नहीं है, वे कभी इंसान ही थे और उन्हें बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एरेन का पिता था। असल में उनका उद्देश्य टाइटन्स को एक सैन्य हथियार के रूप में तैयार करना था, लेकिन उनका प्रयोग बुरी तरह असफल हो गया। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इंसान धीरे धीरे टाइटन्स में बदलने लगे। यही वजह थी कि पूरी दुनिया तबाही में डूब गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि टाइटन्स लगभग अमर थे, उन्हें जीने के लिए भोजन की भी जरूरत नहीं थी और उन्हें खत्म करने का असली इलाज सिर्फ एरेन के पिता के पास था, जो उनकी मौत के साथ हमेशा के लिए खो गया। शिकिशिमा आगे बताता है कि अगर सरकार ने शोध पर रोक न लगाई होती तो शायद आज टाइटन्स को खत्म करने का तरीका खोजा जा चुका होता। इसी उम्मीद में एरेन के पिता ने अपने बेटे को वह सीरम दिया था ताकि एक दिन वह इंसानियत का रक्षक बन सके। अब एरेन भी लगभग अमर था, वह जब चाहे टाइटन का रूप धारण कर सकता था। फिर शिकिशिमा एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है कि सरकार के खिलाफ जो विद्रोही काम कर रहे थे उनका लीडर वही है और विस्फोटकों को चुराने की कोशिश भी उसी के लोगों ने की थी। ये सब सुनने के बाद एरेन के भीतर फिर से उम्मीद जाग उठती है। अब उसे अपनी ताकत का असली मकसद समझ आ चुका था और वह फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इंसानियत को टाइटन्स से बचाकर रहेगा। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि असली दुश्मन टाइटन्स नहीं बल्कि वह साजिश थी जो दीवारों के पीछे छिपी हुई थी। उधर एरेन के साथी किसी तरह टाइटन्स से बचते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां आखिरी विस्फोटक पड़ा हुआ था। वे उसे ट्रक में लोड करते हैं और दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उनकी उम्मीद सिर्फ इसी आखिरी मिशन पर टिकी हुई थी। अगर यह योजना सफल हो जाती तो शायद इंसानियत को एक नई जिंदगी मिल सकती थी। लेकिन तभी उनका रास्ता एक बार फिर शिकिशिमा रोक लेता है। हालांकि इस बार उसका इरादा कुछ और ही था। वह एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। असल में शिकिशिमा इस बम का इस्तेमाल दीवार के छेद को बंद करने के लिए नहीं करना चाहता था। उसकी योजना कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वह दूसरी दीवार को भी उड़ाना चाहता था। उसका मानना था कि जब दीवारें गिर जाएंगी तब इंसानों के पास टाइटन्स से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा और जब लोग मिलकर टाइटन्स को हरा देंगे तो वे इस भ्रष्ट सरकार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शिकिशिमा का विश्वास था कि इंसानियत की इस बदहाली के पीछे असली जिम्मेदार टाइटन्स नहीं बल्कि सरकार है। लेकिन एरेन और उसके साथी उसकी इस सोच से सहमत नहीं थे, क्योंकि इस योजना में अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। यहीं से एरेन और शिकिशिमा आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच बहस शुरू होती है और देखते ही देखते वह बहस एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है। तभी शिकिशिमा एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वो अपनी ही तलवार से खुद को मार लेता है और अगले ही पल एक विशाल टाइटन में बदल जाता है। यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। शिकिशिमा भी एरेन की तरह टाइटन में बदलने की क्षमता रखता था। दरअसल वही रहस्यमयी विशालकाय टाइटन था जो पहले एरेन को अपने साथ लेकर गया था। अब यह भी साफ हो जाता है कि ऐसे विशेष टाइटन्स बनने के लिए इंसानों को खुद की जान लेनी
पड़ती है। जब वे टाइटन बनते हैं तो उनका असली शरीर गर्दन के पीछे मौजूद रहता है और वहीं से पूरे टाइटन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये विशेष टाइटन्स सामान्य टाइटन्स की तरह अमर नहीं होते, क्योंकि इनके शरीर में कृत्रिम सीरम डाला गया था, जबकि बाकी टाइटन्स वायरस के कारण बने थे, इसलिए वे लगभग अमर थे। इसके बाद शुरू होती है दो टाइटन्स की सबसे खतरनाक फाइट। एरेन और शिकिशिमा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उनकी टक्कर से पूरी धरती कांप उठती है। शुरुआत में शिकिशिमा भारी पड़ता है, उसका अनुभव और ताकत एरेन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन एरेन हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरी ताकत और जुनून के साथ लड़ता है और आखिरकार वह शिकिशिमा को मात देने में कामयाब हो जाता है। अब मिशन पूरा करने का वक्त आ चुका था। एरेन विस्फोटक को लेकर दीवार के उस विशाल छेद तक पहुंच जाता है। योजना के मुताबिक वह बम को दीवार के ऊपरी हिस्से में फिट कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुबाल अभी भी जिंदा था, जिसे सभी मर चुका समझ रहे थे। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, एरेन को मेरे हवाले कर दो। कुबाल अब भी उसी सोच पर अड़ा हुआ था। उसके लिए इंसानों का भविष्य सिर्फ दीवारों के पीछे छिपकर डर में जीना था। वह नहीं चाहता था कि कोई इंसान आजादी या बदलाव की उम्मीद करे, लेकिन इस बार उसके अत्याचारों का अंत होना तय था। एक महिला सैनिक जिसने उसकी वजह से बहुत कुछ खोया था, गुस्से में आकर उसे लगातार 3 तीर मार देती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो विशाल अग्नि टाइटन दिखाई दिया था वह कोई और नहीं बल्कि कुबाल ही था। वही कुबाल जिसने पूरी इंसानियत को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रखा था। अब वह फिर से अपने टाइटन रूप में आ जाता है और मिशन को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। एरेन और बाकी सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत किसी दानव से कम नहीं थी। तभी शिकिशिमा एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वह एरेन की तरफ देखता है और पहली बार उसकी आंखों में सच्ची उम्मीद दिखाई देती है। उसे एहसास हो चुका था कि इंसानियत का भविष्य एरेन के हाथों में है, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। वह विस्फोटक को उठाता है और सीधे कुबाल टाइटन के मुंह के अंदर पहुंचा देता है। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है। पूरा इलाका आग और मलबे से भर जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुबाल टाइटन वहीं खत्म हो जाता है और उसी विस्फोट से मलबा दीवार के विशाल छेद को भी पूरी तरह बंद कर देता है। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि उनका मिशन सफल हो चुका है। सालों बाद पहली बार इंसानियत ने टाइटन्स के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की थी। हर कोई खुशी से झूम उठता है। उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई थी। और फिर कहानी हमें एक खूबसूरत पल तक ले जाती है। एरेन और मिकासा दूर क्षितिज की तरफ देख रहे होते हैं। उनके सामने फैला हुआ था विशाल समुद्र और आसमान में आजाद उड़ते हुए पक्षी। वही समुद्र जिसे देखने का सपना एरेन ने बचपन से देखा था। लेकिन इस जीत के पीछे अनगिनत लोगों की कुर्बानियां छिपी थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर के पीछे छिपकर जीने से बेहतर है आजादी के लिए लड़ना, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो।